अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। पैसे को लेकर हमारी समझ असल में है क्या? ज्यादातर लोगों को लगता है कि अमीर बनना गणित, फॉर्मूले और शायद स्प्रेडशीट का खेल है। लेकिन आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि पैसे का रिश्ता गणित से कम और मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, और ये एक बहुत ही फंडामेंटल फर्क है। हम अक्सर फाइनेंस को नंबरों और चार्ट्स की दुनिया ही समझते रह जाते हैं, लेकिन असल में ये इंसानी भावनाओं की, उम्मीदों की, डर और लालच की कहानी है। देखिए, जानना कि क्या करना चाहिए वो तो बस आधी लड़ाई है। अच्छा। जी, असली परीक्षा तो तब होती है जब बाजार में उथल-पुथल हो और आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा दांव पर लगा हो। उस दबाव में आप असल में क्या करते हैं, वही सब कुछ तय करता है। तो चलिए आज इसी साइकोलॉजी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि पैसा, भाग्य और असल खुशी के बारे में वो कौन सी बातें हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे हमेशा से थोड़ी अजीब लगती है, वो है हमारा बर्ताव। जब शेयर बाजार गिर रहा होता है, यानी चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो सब डर के मारे बेचने लगते हैं। और जब बाजार आसमान छू रहा होता है, मतलब चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी होती हैं, तब सब खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की शॉपिंग की आदत से तो बिल्कुल उल्टा है। हम सेल में कपड़े खरीदने के लिए भागते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट की सेल से डर जाते हैं। ऐसा क्यों? हमारे दिमाग में उस वक्त चल क्या रहा होता है? ये एक शानदार सवाल है, क्योंकि ये सीधे उस मनोवैज्ञानिक जाल की तरफ इशारा करता है जिसमें हम सब फंसते हैं। इसे दो सबसे ताकतवर भावनाओं से समझा जा सकता है, डर और लालच। जब बाजार गिरता है तो हमें डर लगता है कि कहीं हमारा सारा पैसा डूब ना जाए। ये कोई तार्किक फैसला नहीं होता, ये बचने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उस वक्त दिमाग में भविष्य के रिटर्न नहीं आते, बल्कि वर्तमान का जो नुकसान है वो हावी हो जाता है। और लालच, उसका क्या? वो कैसे काम करता है? लालच, आप कह सकते हैं, डर का दूसरा पहलू है। जब बाजार तेजी से ऊपर जाता है तो हमें मौका चूक जाने का डर सताता है, जिसे फोमो कहते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट। जी, अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम दूसरों को पैसा बनाते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि अरे हम इस पार्टी में अकेले छूट गए हैं। उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि किसी चीज की कीमत वाजिब है या नहीं, हम बस उस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। तो एक तरफ डर हमें तब बेचने पे मजबूर करता है जब हमें शायद खरीदना चाहिए, और दूसरी तरफ लालच हमें तब खरीदने पर मजबूर करता है जब हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। मतलब ये हुआ कि वित्तीय सफलता में आपकी डिग्री या आपका आईक्यू शायद उतना जरूरी नहीं है जितना आपका स्वभाव है। आप दबाव में कितने शांत रह सकते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, और ये बात सिर्फ छोटे निवेशकों पर ही नहीं, बड़े बड़े जानकारों पर भी लागू होती है। इतिहास ऐसे जीनियस लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने इमोशंस पर काबू न रख पाने की वजह से सब कुछ गंवा दिया। वित्तीय सफलता का मतलब है लंबे समय तक खेल में टिके रहना, और डर और लालच ये दोनों आपको इस खेल से बाहर फेंकने की पूरी कोशिश करते हैं। जो इंसान इन भावनाओं को समझकर इनसे एक दूरी बना लेता है, वो एक सामान्य जानकारी के साथ भी असाधारण नतीजे पा सकता है। ठीक है, तो अगर भावनाओं पर काबू पाना इतना जरूरी है, तो फिर उन चीजों का क्या जो हमारे काबू में है ही नहीं, जैसे कि किस्मत। हमारे स्रोत इस पर भी काफी जोर देते हैं। हम अक्सर सफल लोगों की कहानियां ऐसे पढ़ते हैं जैसे उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया था और सफलता तो मतलब निश्चित ही थी। लेकिन इसमें किस्मत और जोखिम का कितना बड़ा हाथ होता है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमें थोड़ा असहज करता है। सच तो यह है कि सफलता और असफलता के बीच का जो फासला है वो उतना बड़ा नहीं है जितना हमें लगता है। हर बड़ी सफलता के पीछे किस्मत का एक अहम किरदार होता है। हो सकता है किसी ने सही समय पर एक ऐसा जोखिम लिया हो जिसके सफल होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और वो काम कर गया। इसी तरह हर असफलता के पीछे सिर्फ गलत फैसले नहीं होते हैं। कभी कभी अच्छे और सोचे समझे फैसले भी खराब नतीजों में बदल जाते हैं, क्योंकि जोखिम जो हर फैसले का हिस्सा है वो आपके खिलाफ चला जाता है। लेकिन इंसानी फितरत तो यही है कि हम सफल लोगों से सीखना चाहते हैं। अगर हम बिल गेट्स या वॉरेन बफे जैसे लोगों को फॉलो ना करें, तो फिर एक आम इंसान को कहाँ से प्रेरणा या दिशा मिलनी चाहिए? इस जाल से कैसे बचा जाए? नहीं, प्रेरणा लेना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन किसी की सफलता को हूबहू कॉपी करने की कोशिश करना खतरनाक है।
हमें किसी एक व्यक्ति की सफलता के चरम उदाहरणों को देखने के बजाय व्यापक पैटर्न को देखना चाहिए। व्यापक पैटर्न जैसे कि? जैसे ज्यादातर सफल लोग लंबे समय तक टिके रहे, उन्होंने बचत की और वो लगातार सीखते रहे। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। लेकिन किसी ने कौन सा स्टॉक खरीदा था, ये कॉपी करना बेकार है, क्योंकि आप उनकी किस्मत को कॉपी नहीं कर सकते। और इसका एक और गहरा पहलू है, ये हमें विनम्र बनाता है। जब हम समझते हैं कि सफलता में किस्मत का हाथ है, तो हम अपनी सफलताओं पर कम घमंड करते हैं और दूसरों की असफलताओं पर कम कठोर होते हैं। तो अगर सफलता में किस्मत का इतना बड़ा हाथ है और जोखिम हमेशा बना ही रहता है, तो फिर एक आम निवेशक ऐसा क्या कर सकता है जो पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो? शायद इसका जवाब उस चीज में है जिसके बारे में आइंस्टाइन ने भी बात की थी, कंपाउंडिंग। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। भावनाओं और किस्मत के इस अनिश्चित खेल में कंपाउंडिंग ही सबसे भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त है। इसे अक्सर एक स्नोबॉल या बर्फ के गोले के उदाहरण से समझाया जाता है। अच्छा। जब आप एक छोटा बर्फ का गोला बनाकर उसे बर्फीली पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हैं, तो शुरू में वो बहुत धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और उसकी रफ्तार और आकार दोनों ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। कुछ समय बाद वो एक छोटी सी गेंद से एक विशाल चट्टान बन जाता है। पैसा भी ठीक इसी तरह काम करता है। आपका शुरुआती निवेश और उस पर मिला रिटर्न दोनों मिलकर अगले रिटर्न के लिए आधार बनते हैं। सुनने में तो ये बहुत सीधा और आसान लगता है, लेकिन अगर ये इतना ही आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? इसमें असल चुनौती क्या है? चुनौती गणित में नहीं है, मनोविज्ञान में है। कंपाउंडिंग का जादू देखने के लिए सबसे जरूरी चीज है समय और धैर्य, और आज की दुनिया में ये दोनों ही चीजें बहुत कम हैं। सही बात है। हम तुरंत नतीजों की दुनिया में रहते हैं। हमें 2 मिनट में नूडल्स और 1 दिन में डिलीवरी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा निवेश भी रातों रात दोगुना हो जाए। लेकिन कंपाउंडिंग एक धीमी प्रक्रिया है। सालों तक आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, और इसी बीच बाजार गिरेगा। आपको लगेगा कि आपका पैसा डूब रहा है और आपका मन करेगा कि सब कुछ बेचकर बाहर निकल जाएं। जो लोग उस डर पर काबू पाकर टिके रहते हैं, सिर्फ वही कंपाउंडिंग का असली चमत्कार देख पाते हैं। ऊंचे रिटर्न कमाना रोमांचक लग सकता है, लेकिन लगातार औसत रिटर्न को सालों तक बनाए रखना ही दौलत बनाने का असली राज है। लेकिन ये धैर्य रखना और भी मुश्किल हो जाता है, खासकर जब हम अपने आसपास लोगों को महंगी गाड़ियां और बड़े घर खरीदते हुए देखते हैं। हमें लगता है कि हम जिंदगी की दौड़ में पीछे छूट रहे हैं। शायद यहीं पर अमीर दिखने और असल में दौलतमंद होने का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। हाँ, और ये हमारी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। समाज हमें अमीर बनने के लिए प्रेरित करता है, दौलतमंद बनने के लिए नहीं। अमीर होना एक बाहरी दिखावा है, मतलब जो दिखता है। जी, ये आपकी मौजूदा आय पर निर्भर करता है। ज्यादा आय है तो आप महंगी कार, बड़े घर, डिजाइनर कपड़े खरीद सकते हैं। ये सब दुनिया को दिखता है। लेकिन दौलत वो है जो दिखती नहीं। दौलत वो पैसा है जिसे आपने खर्च नहीं किया। वो आपकी बचत है, आपके निवेश हैं। दौलत का मतलब है स्वतंत्रता, विकल्प और सुरक्षा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंसान जो मर्सिडीज चला रहा है, हो सकता है कि वो असल में दौलतमंद न हो सकता है कि उसकी सारी कमाई किश्तों और कर्ज चुकाने में ही जा रही हो। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। सोचिए, अमीर दिखना आसान है, आपको बस पैसा खर्च करना है, चाहे वो उधार का ही क्यों ना हो। लेकिन दौलतमंद बनना मुश्किल है। इसके लिए आपको अनुशासित होकर बचत करनी पड़ती है और उसे निवेश करना पड़ता है। सच्ची दौलत का मतलब है कि अगर आप आज काम करना बंद कर दें, तो भी आप कितने समय तक अपनी जीवन शैली को बनाए रख सकते हैं। ये वो सुरक्षा कवच है जो आपको नौकरी खोने या किसी मेडिकल इमरजेंसी के डर से आज़ाद करता है। अमीर होना आपको आज की रात अच्छी नींद दे सकता है, लेकिन दौलतमंद होना आपको जिंदगी भर की शांति देता है। ये काफ़ी वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल ज़िंदगी में इसे तय करना बहुत मुश्किल है। समाज, सोशल मीडिया, दोस्त, हर कोई हमें और ज़्यादा पाने के लिए ही तो प्रेरित करता है। कोई इंसान इस बाहरी दबाव के बीच अपनी काफ़ी की सीमा कैसे तय कर सकता है? ये तो गोल पोस्ट को लगातार आगे खिसकाने जैसा है। यही सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप 1 करोड़ कमाएंगे तो आपको 2 करोड़ की इच्छा होगी। जब वो मिल जाएंगे तो 10 करोड़ का लक्ष्य बन जाएगा।
ये एक ऐसा ट्रेडमिल है जिस पर आप दौड़ते तो रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। और इस दौड़ में सबसे बड़ा खतरा ये है कि लोग ज्यादा पाने के लिए वो चीजें दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से हैं और जिनकी उन्हें सच में जरूरत है। जैसे कि उनकी इज्जत, उनका परिवार, उनकी आजादी और उनकी मानसिक शांति। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाधान है अपनी काफी की परिभाषा खुद तय करना। बैठकर ये सोचना कि आपकी बुनियादी जरूरतें क्या हैं, आपको किस चीज से सच्ची खुशी मिलती है और उस खुशी के लिए कितना पैसा वाकई जरूरी है। इसका मतलब कंजूस बनना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि कब रुकना है और जो आपके पास है उसका आनंद लेना है। जब आप अपनी काफी की सीमा तय कर लेते हैं तो आप सामाजिक तुलना के खेल से बाहर हो जाते हैं। आप दूसरों की सफलता से जलना बंद कर देते हैं क्योंकि आप अपनी दौड़ दौड़ रहे होते हैं, किसी और की नहीं। ये वित्तीय शांति पाने का एकमात्र तरीका है। और शायद यहीं आकर सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं, है ना? भावनाओं पर काबू पाना, किस्मत को समझना, कंपाउंडिंग के लिए धैर्य रखना, दिखावे से बचकर दौलत बनाना और काफी को परिभाषित करना। इन सब का अंतिम मकसद क्या है? पैसा क्यों चाहिए? दौलत क्यों बनानी है? यही अंतिम और सबसे गहरा सवाल है। इन स्रोतों के मुताबिक पैसे से खरीदी जा सकने वाली सबसे कीमती चीज कोई महंगी कार या बड़ा घर नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता। अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना। सुबह उठकर ये सोचना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, न कि आज मुझे वो करना है जो मुझे करना पड़ेगा। दौलत का असली मतलब यही है। मतलब ये उस नौकरी से इस्तीफा देने की आज़ादी हो सकती है जिसे कोई पसंद नहीं करता, या फिर अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने की आज़ादी, या किसी ऐसे काम को करने की आज़ादी जिसमें पैसा भले ही कम हो लेकिन एक दिली सुकून मिलता हो। हाँ, यही सच्ची दौलत है। एक महंगी घड़ी आपको थोड़ी देर की खुशी दे सकती है, लेकिन अपने समय पर पूरा नियंत्रण होना आपको एक स्थायी संतोष और मन की शांति देता है। ये समझना कि पैसे का असली मकसद अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है, आपके हर वित्तीय फैसले को बदल सकता है। आप बचत इसलिए नहीं करते कि आप कोई चीज खरीद सकें, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि आप भविष्य में ज्यादा विकल्प और ज्यादा आजादी खरीद सकें। लेकिन उसमें एक और सोचने वाली बात है। वो क्या? यह आजादी भी एक जिम्मेदारी है। कई लोग रिटायर होने या वित्तीय स्वतंत्रता पाने के बाद खोया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन काम और पैसा कमाने के इर्द गिर्द ही बना था। तो सिर्फ पैसे से आज़ादी खरीदना काफ़ी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप उस आज़ादी का करेंगे क्या। असली लक्ष्य सिर्फ काम से आज़ादी नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की आज़ादी है। तो आज की इस चर्चा का निचोड़ यही है कि पैसा नंबरों का नहीं बल्कि भावनाओं का खेल है। सफलता में किस्मत का हाथ होता है, इसलिए विनम्र रहना जरूरी है। धैर्य के साथ कंपाउंडिंग असली दौलत बनाती है जो दिखती नहीं है। काफी को समझना हमें लालच के जाल से बचाता है, और पैसे का असली मकसद है अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना। इन सब बातों के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। अगर पैसे का असली लक्ष्य स्वतंत्रता और अपने समय पर नियंत्रण पाना है, तो ये सोचना जरूरी है कि हमारे छोटे बड़े वित्तीय फैसले हमें उस स्वतंत्रता के करीब ले जा रहे हैं या उससे दूर। क्या आपकी अगली बड़ी खरीद या आपका अगला निवेश या आपका बचत न करने का फैसला आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल ज्यादा दे रहा है या आपसे वो कंट्रोल छीन रहा है और आपको किसी नौकरी या कर्ज का और भी बड़ा गुलाम बना रहा है? हर वित्तीय कदम अधिक स्वतंत्रता की ओर एक कदम है या कम?